नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे अतिथि देवो भव में अनेक तरह के वीआईपी से आपकी मुलाकात हम कराते रहे हैं, लेकिन आज आपके बीच में एक ऐसे शख्सियत को हम रूबरू कराने जा रहे हैं जो वैचारिक दृष्टिकोण से जो विचारों की बारीकियों को समझ करके संगीत थेरेपी के साथ कहो या साउंड थेरेपी के साथ कहो, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और केवल सीखा नहीं है, उन्होंने दुनिया को सिखाया भी है। आउट ऑफ इंडिया काफ़ी कंट्री में जाकर आपने अपनी इस थेरेपी के माध्यम से देश की सेवा की है। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप डिग्री के क्षेत्र में अगर कहें तो बहुत सारी डिग्री आपने हासिल की है। महिला सशक्तिकरण की एक प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। आइए उन्हीं से आपको रूबरू कराता हूँ। मुंबई से हमारे बीच में आई है, जिनका नाम है डॉक्टर सुजाता सिंह जी। डॉक्टर सुजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। सुजाता जी, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि आपके अंदर तो बहुत सारी टैलेंट अभी मैं कुछ देर पहले यूट्यूब पे देख रहा था। अगर हम आपके बारे में जानना चाहें, है ना, अभी हम ऑन कैमरा ही जान लेते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपने क्या क्या डिग्रियां हासिल की या आपने अचीवमेंट के बारे में बताइए। सबसे पहले तो इस शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। और आप जो ये काम कर रहे हैं, दुनिया में सेवा होता है सबसे बड़ा ज्ञान देके, वो आप कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ संस्था को। और मेरे बारे में बताना है तो आई थिंक बहुत ये तो एक एक्चुअल में एक यात्रा है जीवन, और उसमें मैंने थोड़ा बहुत जो भी हो बन पाया वो किया है। तो बेसिकली मैं एक ऑथर हूँ, 4 किताबें लिखी है, बेस्ट सेलर ऑथर हूँ। और उसमें मुझे मुंशी प्रेमचंद अवार्ड भी मिला हुआ है और रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड भी मिला है। नेशनल अवार्डी हूँ और इंटरनेशनल अवार्डी भी हूँ। और काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने, जैसे गिनेसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी है। और एज अ लाइफ कोच काफ़ी सारा काम किया है, क्योंकि मुझे लगा कि लाइफ कोच के बारे में लोग जो अक्सर सोचते हैं वो खाली जीवन को कैसे चलाना है उतना ही है, लेकिन ये पूरा साइंस है। तो मैंने पूरा आई एम सर्टिफाइड एंड लाइसेंस लाइफ एंड बिजनेस कोच भी, साउंड थेरेपिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और इसके अलावा मैं एक बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको सीखना बहुत पसंद है। तो इसीलिए 5 डॉक्टरेट्स भी हुई है और 2 डीलिट्स भी हुई है। साइंस ऑफ हैप्पीनेस मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा है। एंड मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड मुझे कीनोट स्पीकर की तरह भी बुलाया गया है। एंड यूएन पीस का भी काम करती हूँ। तो पर्यावरण के बारे में जो पीस होता है, वर्ल्ड पीस इंक्लूड्स एसडीजीज जो बोलते हैं, तो उसकी भी स्पीकर हूँ। तो ऐसे थोड़े बहुत काम है जो करते हूँ। मतलब यूं कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि अगर विचार है, कुछ करने की तमन्ना है, मन में दृढ़ता है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इसका मिसाल आप, है ना, कई बार क्या होता है, ये सारे जो सफलता है कहीं ना कहीं विचार के साथ ही कनेक्ट है ना। जैसा सोच पैदा होती है मन में, वैसे ही करते जाते हैं। तो ये सब संभव कैसे हुआ? मतलब इतने, मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा उम्र के हैं अभी, इतने कम समय में इतनी सारी अचीवमेंट आपने प्राप्त की। ये कैसे, प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? खुद इनबिल्ट है, अंदर से आता है, या कहीं से प्रेरणा मिलती है? कैसे हुआ ये? सबसे पहले मैं कहती हूँ कि प्रेरणा हमने बाहर नहीं ढूंढना है। अगर हम शांत दिमाग से सोचे तो प्रेरणा अपने अंदर ही होती है। और जब तक हम जीवन है तो प्रेरणा तो होनी ही है। बराबर। सो इसलिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं खुद की प्रेरणा बनी, ऐसा भी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, ऊर्जा वहाँ से मिली। और मेरी ऊर्जा सबसे पहले बनती है मेडिटेशन से। क्योंकि इतनी क्लैरिटी आ जाती है जब कोई इंसान मेडिटेट करता है, तो हमारा जो टाइम डिस्ट्रैक्शंस में बढ़ जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वो आपका समय भी तो एनर्जी है, तो सब जो वेस्ट होता है वो निकाल देते हैं, तो बाकी जो बचा है उसी पे तो काम करना है। हाँ, वही कहते हैं ना, वो अपने ब्रेन का कितना परसेंट यूज करते हैं बताते हैं ना। 2%। 2%। अगर 2% में भी इतना, अगर ज़्यादा बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हुए हैं वो भी जितना प्रयोग किया, 6-7% ऐसे ही, और बड़े बड़े रिसर्च किए। तो ये आपका जो विचारधारा है, समझ लो आप देश दुनिया में अपने इस फील्ड में के द्वारा सेवा कर रहे हैं, समाज को एक दिशा देने का। क्या फील करते हैं आप? ये शुरुआत कैसे हुई कि भाई मुझे ये करना चाहिए?
ये बचपन में आप कैसे थे और यहाँ तक आप पहुँचे, इस बीच का जो संघर्ष की कहानी है, थोड़ा उसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जर्नी स्टार्ट हुई मेरी 7 इयर्स की उम्र में, 7 साल की थी। और पिताजी मेडिटेशन करते थे तो उनके साथ बैठ के उन्होंने कभी कहा नहीं कि ये मेडिटेशन है। वो सिर्फ बोलते, मैं पूछती थी क्या कर रहे हो तो बोले बस बैठ जाओ शांत से और कुछ नहीं करना है। अच्छा, यही मेडिटेशन यही मेडिटेशन है। उन्होंने कभी थोपा नहीं, अपने विचार नहीं थोपे। बोले अब मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो खुद को जागरूक होकर करना है। तो वो एक आदत सी पड़ गई थी। और जैसे बोलते हैं ना, कच्ची मिट्टी होती है तो उसको ढालना अच्छी तरह से इजीली हो जाता है, तो वो हुआ। फिर उसके बाद में मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना घटी 12 साल की उम्र में, जहाँ पे टाइफाइड हुआ था। और एक इंजेक्शन के सिक्विल के इंजेक्शन से मेरा इट बिकेम लाइक अ प्रोसेस ऑफ डेथ। और 4 दिन के बाद जब वापस होश में आई और सब ठीक होने लगा, लाइक थोड़ा रिकग्निशन होने लगा, तो वो नियर डेथ एक्सपीरियंस था। तो वो ऐसा हुआ कि आपने अमृत चख लिया है, फिर आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन वो 12 साल की उम्र में हुआ तो वो हमारे फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरी रुचि बाकी सब चीज़ों में बहुत कम हो गई थी। एक वैराग्य सा हो गया, बिल्कुल सही वो चीज़ हो गई थी। तो फिर मेरे माता पिता ने काफ़ी कष्ट, स्पेशली मेरी मदर ने बहुत कष्ट लेके मुझे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ढालने की कोशिश की। लेकिन उनको समझ गया था कि मेरी विचारधारा अलग है। हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन मेरे विचारधारा हमेशा अलग से रही। और पिताजी को काफ़ी मानती थी, तो उनसे जो सीखना हुआ वो हुआ। और ये जर्नी एक ऐसी हुई मेरी जो 12 साल की, उसने एक अंश छोड़ दिया मेरे अंदर। अच्छा। कि असली खुशी को खोजो। तो असली खुशी मुझे समझ गया कि ये सब चीज़ तो कंडीशनल है। कुछ चीज़ मुझे आज मिली, मुझे अच्छा लगा तो आज खुश है, वो नहीं मिली तो फिर दुखी। यानी कि इतना टेम्पररी हो जाता है सब कुछ। तो उसकी वजह से मेरा सोचने की शक्ति मेरी अलग सी हो गई, मेरा दृष्टिकोण लाइफ की तरफ अलग हो गया। अच्छा। और फिर ऑफकोर्स उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन बाकी सब अच्छे से हो रहा था, पढ़ाई बहुत आसान हो गई मेरे लिए। फिर MBA भी किया, उसमें नेशनल टॉपर भी रही, सब कुछ आसानी से हुआ। और इसलिए मेरी मदर ने सोचा कि इनकी शादी जल्दी करा दो, ये वापस दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आए, थोड़ा सा संसार में ढाल दो। तो लेकिन ये एक चीज़ मैंने ये नोटिस की, जैसे बोलते हैं कि जो भी होना है वो तो होना ही है, डेस्टिनी जिसको कहते हैं। मुझे इतना डेप्थ में अवेकनिंग नहीं हुआ, शादी हुई तब तक। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ को जब कैंसर हुआ, मेरी ननंद को, और फर्स्ट टाइम मैंने किसी को सफ़र करते हुए देखा ऐसे कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। और फाइनली सब कुछ करने के बावजूद भी वो तो गुजर गए। तो मेरे दिमाग में वो वाली मेरे 12 साल की उम्र में जो था, उसकी बातें वापस आने लगी। अच्छा। वो एक्सपीरियंसेस कि दिस इज़ नॉट लाइफ, कुछ तो करना है दुनिया में ताकि लोग सफ़र नहीं करें। तो हम पैदा हुए हैं कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए, जो भी होता है कर्मों से होता है, लेकिन उसको कुछ तो हम कर सकते हैं कम करने के लिए। तो उसके हिसाब से फिर मेरा पूरा परिवर्तन हो गया। अच्छा। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो इतना अच्छे से कर रही थी काम, वो तो मैंने खैर बहुत ही जल्दी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे वो जमा ही नहीं, क्योंकि मुझे वो समझ ही नहीं आई कि वो कैसे चलता है। लेकिन ये सिस्टर इन लॉ की जो डेथ हुई, वो भी उनको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया था। अच्छा। और तभी मुझे समझ आया कि दिस इज़ नॉट लाइफ, आई हैव टू डू समथिंग। और संगीत हमेशा मेरी रुचि रही। अच्छा। तो मुझे लगा कि क्या चीज़ मुझे सुकून देती है, वही दवाई क्यों नहीं बन जाए। और तभी से ये शुरू हुआ। अच्छा। और मैं 4th जनरेशन म्यूजिशियन हूँ। अच्छा। इसीलिए हमेशा से, और मम्मी हमेशा कहते थे कि, मेरी पहली गुरु मम्मी थे, तो वो हमेशा कहते थे कि संगीत चिकित्सा के लिए बना था। कोई भी पद्धति संगीत की है वो चिकित्सा के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। तो वो दिमाग में थी और वही बात आने लगी। और फिर मैंने ये रिसर्च ऑफ साउंड एज मेडिसिन शुरू किया, म्यूजिक एज मेडिसिन शुरू किया। और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। वाह वाह। तो वास्तव में संगीत एक थेरेपी है। अभी वैसे थोड़ी जागृति तो आ रही है, कई हॉस्पिटलों में हमने देखा आजकल, तो संगीत के जरिए तबीयत लोगों के ठीक किए जा रहे हैं, जो छुप गया था। पर आप जो संगीत थेरेपी और जो साउंड थेरेपी की बात जो आप कह रही हैं, वो कैसे, किस तरह से करते हैं, क्या उसका जो तरीका है, थोड़ा सा? सबसे पहले अपनी आवाज़ है, ये एक संगीत है जो भगवान ने हमको दिया है जन्म से ही। तो जैसे पंचमदा, उनका नाम पंचमदा क्यों पड़ा? क्योंकि जब वो रोए थे, जब जन्मे और रोए थे, तो पंचम सुर में रोए थे।
तो हर एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, और अगर संगीत का समझ है पेरेंट्स को या आसपास के जो लोग हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये बच्चे कौन से वाले वाइब्रेशन से आया है। अच्छा। तो सबसे पहला संगीत तो भगवान ने ही दिया है हमें। जन्मते ही वो रोना रोना कहते हैं, जरूरी है, मतलब अगर नहीं रोएंगे तो जबरदस्ती रुलाते भी हैं। बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल, आओ सुर पे आ जाओ, सुर दुनिया पे में आ गए। जाओ क्योंकि अगर किसी इंसान का जीवन का सुर बिगड़ गया तो वो अपना ना खुद की जिंदगी नहीं, अपने वातावरण में जितने भी लोग हैं सबके सुर बिगाड़ देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपन भी सुरीले रहे और अपने आसपास वातावरण में भी सब सुरीले रहे। सही बात है, संगीत जब सुर पे है तभी कान को भी अच्छा लगता है, नहीं बिल्कुल। तो आजकल इतने बेसुरे आवाज, संसार में बेसुरे आवाज की कमी नहीं है इसीलिए सब परेशान भी है, मन से भी वो। लेकिन आप जिस थेरेपी की बात आप कर रही हैं वो बहुत बारीकी से है, और कान को भी सुकून, मन को भी सुकून। पर ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और गहराई से बताएं कि कैसे होता है। हाँ, अब मैं वही बता रही हूँ कि साउंड जो कहते हैं, ये जो वाइब्रेशन से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साउंड विच बिकम्स म्यूजिक, और एक होता है साउंड विच बिकम्स नॉइस। तो भी गाड़ी का हॉर्न बजेगा तो वो बन गया नॉइस, राइट। और जब माँ लोरी गाती है तो वो बन गया, है ना, मधुर आवाज। मधुर आवाज हो गई। अभी माँ की आवाज अच्छी होनी जरूरी नहीं है, हमेशा सुर में भाव और ताल ये दो मिलके होते हैं। जैसे सुर और ताल साथ में भाव के बिना अगर हो तो वो सिर्फ एक कुछ गाना होगा, लेकिन जैसे ही भाव घुसते हैं अंदर तो वो बन जाता है संगीत। तो वैसे ही साउंड थेरेपी जब हम देते हैं तो वाइब्रेशंस बहुत स्पेसिफिक है। जैसे अपने 7 चक्र है, और ये 7 चक्र की अगर मैं बताऊँ गहराई तो शायद 3-4 एपिसोड्स हो जाएंगे, लेकिन एकदम थोड़ा बताऊँ मैं। तो 7 चक्र होते हैं। एक होता है रूट चक्र जो बेस ऑफ द स्पाइन में होता है, फिर होता है सेक्रल चक्र जो अपने एब्डोमेन रीजन में होता है, फिर सोलर प्लेक्सस होता है जो अपने नाभि के ऊपर होता है, फिर हार्ट चक्र हार्ट के मध्य में होता है, फिर विशुद्धि जो थ्रोट चक्र जो थ्रोट में होता है, आजना जो भ्रुओं के बीच में होता है, और फाइनली क्राउन चक्र जो सिर पे ऊपर होता है। तो अभी ये 7 चक्र है, ये अपने प्लग पॉइंट्स है। जैसे बैटरी अपनी मोबाइल की डिस्चार्ज हो जाती है तो हमें चार्ज करनी पड़ती है, तो ऐसे ही हमारे हर चक्र से एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे रूट चक्र है अपने बोन्स से कनेक्टेड, अपने स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, और इमोशनली कहे तो अपने वातावरण से कनेक्टेड है, यानी यू फील सेफ इन योर एनवायरनमेंट। जब कोई बच्चा डर जाता है तो रूट चक्र सिकुड़ जाता है। अच्छा। तो हमें वो साउंड की वाइब्रेशन देनी होती है ताकि उसका रूट चक्र फिर से खुले, वो वाइब्रेट होना शुरू करे। अभी किसी इंसान का चक्र अगर वाइब्रेट नहीं कर रहा है, एकदम मूवमेंट में नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ मूवमेंट है तो जीवित है। तो अगर मूवमेंट नहीं है, वाइब्रेशन में नहीं है, तो वो इंसान की सोच अलग होने लगती है, फियरफुल सोच हो जाएगी। फिर बाद में सेक्रल चक्र है तो वो पूरे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। साथ ही साथ ये सेक्रल चक्र रिप्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज भी है। तो ये हमेशा इंसान को सोचना है कि अगर मुझे कुछ भी सोचना है तो कहीं अटका नहीं रहना है। जैसे पानी, तो इस चक्र का पूरा मूल है वाटर, एलिमेंट ऑफ वाटर टू बी विद द फ्लो। तो किसी भी इंसान को क्रिएटिविटी से सोचना है तो ये चक्र खुला रहना है। अगेन ये रिलेशनशिप का भी चक्र है। तो सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डिजीजेस जो होती है वो इसी चक्र से कनेक्टेड है। तो अगर आपके पास राइट एनर्जी नहीं है तो आपका क्रिएटिविटी बंद हो जाएगी। और नेक्स्ट है सोलर प्लेक्सस, ये अपने अंदर ऊर्जा देती है, और ये ऊर्जा वो बोलते हैं ना फायर इन द बेली, कुछ करने के जो एंथुजियाज्म होती है, किसी को हम देखते हैं बोले क्या जोश है, वो जोश यहाँ से आता है। तो ये फायर है, सीट है। तभी वो मतलब एक बहुत अंदर से आवाज़ आने लगती है जब वो हर सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाती है। तभी मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है कि हाथी के ऊपर वो युद्ध सैनिक में वो हाथी कहीं पर फंस गए थे तो वो निकल नहीं पा रहे थे, बहुत सारे लोग आए निकालने, तो उन्होंने खाली बोला, फिर बोला, और एक वीर वाला जो संगीत है, और वो फिर दलदल से दलदल से उठे। ये है पावर ऑफ म्यूजिक। जैसे राग मल्हार गाने से मेघ हुआ था, दीपक राग से दीपक जला था, तो वैसे ही हमको वो ऊर्जा जगाने के लिए, अंदर का दीप जगाने के लिए कह सकते हैं, फायर। तो उसके लिए ये सोलर प्लेक्सस होता है। फिर हार्ट चक्र होता है। ये चक्र अब हम लोगों से कैसे मिलते हैं, लोग हमसे कैसे मिलते हैं। जैसे कि किसी के घर में किसी का देहांत होता है तो ये चक्र बिल्कुल बंद हो जाता है, इसीलिए लोग गले मिल के रोते हैं। और जब वो मिल के रोते हैं तो उनको वो ब्लूम होना शुरू हो जाता है, एंड अलाउइंग टू लेट गो।
क्योंकि जब तक अपने अंदर दबा होगा कुछ भी दुख दर्द, तब तक हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं रह सकती है। तो इसीलिए ये चक्र को खुलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब कभी इमोशनल हो, कोई रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए बिल्कुल। हाँ, नहीं दबाना नहीं चाहिए, तो उससे भी शायद कुछ न कुछ नहीं हार्मोन रिलीज होता है, तो वो हल्का बाद में। बिल्कुल। और कभी भी किसी को जज नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हमारे समाज में क्या है, लड़कियां रो सकती है, लड़के नहीं रो सकते। वो ऐसे कहते हैं कि अरे लड़की की तरह रो रहा है। हाँ, ऐसा, जबकि उनके अंदर भी तो दिल है, उनके भी तो दिल है, इमोशंस हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रोने का मन है रो लो, चिल्लाने का मन है चिल्ला लो, हंसने का मन है हंस लो, क्योंकि आपके चक्र अगर बंद हो गए तो आप किसी चीज़ के काबिल नहीं रहोगे। और फिर विशुद्धि, ये विशुद्धि चक्र का तो कमाल है, क्योंकि जब हम सच्चाई से बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। जब इंसान झूठ बोलने लगता है तो उसका कम्युनिकेशन सही नहीं, ब्लॉक हो जाता है। अब ये विशुद्धि चक्र में कई बार देखा जाता है, आमतौर पे स्त्री जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ है समझिए, वहाँ पे अगर हस्बैंड बहुत डोमिनेंट है तो वाइफ को बोलने नहीं देते, कहीं भी बाहर जाते तो वो खाली वही बोलेंगे। तो वैसा होता है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि विशुद्धि चक्र लेडीज का ब्लॉक्ड रहता है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो इतना विस्फोटक हो जाता है, दबा के जैसे क्योंकि दबा के रखा है। तो अगर आपको अच्छे खुशहाल जीवन चाहिए, थोड़ा थोड़ा रिलीज करते रहो, लेकिन कोशिश करो पॉजिटिव चीजें रिलीज होती रहे। गुस्सा आ गया तो जोर से गुस्सा ना करो, मारने का मन करे तो मार पीट ना कर दे, वो फिर एक पॉजिटिव थॉट से। मेडिटेशन में तो पावर होती है ना, तो माइंड फिल्टर भी तो होता होगा ना कि भाई अगर हम मेडिटेट होते हैं, चाहे वो जरिया कुछ भी हो, संगीत के जरिए, लेकिन इमोशंस रिलीज करो, पकड़ के। मगर डर है, रूट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, राइट। फिर आप कुछ काम करने के काबिल नहीं रहोगे, क्योंकि हमेशा फियर। अभी दूसरी चीज क्या हो गई है, फियर ऑफ फेलियर बड़ा बढ़ गया है। जैसे लाइफ कोचिंग के लिए लोग आते हैं, वो कॉर्पोरेट्स के भी होते हैं, सेलिब्रिटीज भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, लेकिन हर एक इंसान में एक फियर ऑफ फेलियर होता है। जितने ऊंचाई पे लोग होते हैं उतना उनको डर लगता है, खोने का डर, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं। एक होता ना कि भाई बहुत कुछ पा लेना उतनी बड़ी बात नहीं है, पाने के बाद उसको स्टेबल रखना, संभाल के रखना, ये एक बड़ी बात होती है। और वो उस जो है उसका खुशी नहीं ले पाते हो, बल्कि और चाहिए, या तो जो है वो कम ना हो जाए, ये बहुत तो कम ना हो जाए उसका डर है, और मेरे से कोई और आगे हो गया तो उसकी भी एक अलग टाइप की ऊर्जा आने लगती है। कहीं पर स्लोगन पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था, वो आदमी खुश तभी रह सकता है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस फिलॉसफी को अपना लें। डॉक्टर सुजाता जी, अभी हम देख रहे हैं बच्चों के जो लाइफस्टाइल है, थोड़ा इधर बात करते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो कई स्कूल कॉलेज में भी आप जाते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन में। बच्चे आजकल टू मच इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं, मोबाइल सबके हाथ में है। उनके विचारों को किस तरह से फिल्टर किया जाना चाहिए, किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हो कि वो मोबाइल भी साथ में हो और जो पॉजिटिव यूज है वो करे, इस पर आप थोड़ा सा गाइडलाइन। मोबाइल जब हम कहते हैं तो ये तो एक यंत्र है जो हमारे काम की चीज़ है, लेकिन हम उसको कैसे यूज़ करते हैं वो अपने हाथ में है। जैसे कि किसी के हाथ में मोबाइल है तो वो अपने परिजनों के साथ एक टच में रह सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि कोई स्त्री अगर रात को कहीं बाहर जा रही है, मोबाइल हाथ में है तो उसके प्रोटेक्शन में भी काम आता है। ऐसे स्पेशलाइज्ड नंबर्स भी होते हैं और इमरजेंसीज में काम आता है। तो मोबाइल बना है बात करने के लिए, अब कनेक्शन में रहने के लिए, जैसे टेलीफोन यूज़ होता था, खाली वो टेलीफोन घर से निकल के आपके हाथों में है, लेकिन उसके साथ में जो चीज़ें जुड़ी हुई आई है, जैसे अभी कैमरा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल के अंदर कैमरा आ गया है। फिर उसके बाद में आपको और भी कुछ, जैसे संगीत सुनना है, आपको रेडियो की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर ही गाने आ जाएंगे। आपको मूवी देखनी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उसी में आ गई। जब ये सारी चीज़ें एकजुट हो गई है तो एक है ना, हाथ में आ गई है और एक डिस्ट्रैक्शन का जरिया बन गया है। और दूसरी चीज़, ये जो एप्स जो हम देखते हैं, ये सब सजेस्टिव एड्स है, यानी कि अगर उनको AI रूल्ड है, तो अगर आपने समझो आपने कुछ पेड़ पौधे के बारे में जानकारी के लिए आपने गूगल किया, गूगल ने पकड़ लिया कि आपका इंटरेस्ट वो है, तो घड़ी घड़ी वही चीज़ आपको बताता रहेगा। और जब बताता रहेगा आप घंटों भर उसी में जाओगे क्योंकि आपकी रुचि की चीज़ बताई गई है। तो ये सजेस्टिव मीडिया हो गया है बहुत, और इसकी वजह से लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज़,
क्या एविडेंस है कि जो वो बता रहे हैं वो सही है, सही है। रिसर्च बेस्ड है। अब तो डॉक्टर्स भी ऑनलाइन हो गए सही हैं, लोग तो मोबाइल पे देख के खुद आधे डॉक्टर बन गए हैं, दवाई ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब रिएक्शंस आते हैं तो पता नहीं क्या करना है। दूसरी चीज, बच्चों की अगर बात करें, उनका इंफॉर्मेशन इतना हो गया है, और अनचाहा इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन, और इसके साथ में हानिकारक इंफॉर्मेशन, हिंसा इतना देख रहे हैं वो, उसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति अलग हो रही है। दूसरी चीज, मोबाइल रेडिएशन पे चलता है, 4G 5G अब 6G भी आ जाएगा। तो ये रेडिएशन की वजह से आप देखते हैं कि चिड़िया वगैरह जो है टावर्स की वजह से एक्सटिंक्ट हो रही है। तो वैसे ही अपना एनवायरनमेंट पे भी बहुत हानिकारक सही बात है। मैंने देखा कई बार छोटे छोटे बच्चे आजकल वो खाना नहीं खाते, 1 साल 2 साल के हैं, वो उसको मोबाइल दिखाया जाता है, स्क्रॉल करते रहेंगे, हाँ, कुछ कुछ सुना रहे हैं तब खा रहे हैं साथ में, ऐसा इतना ऐसे वीडियोस भी हम देखते हैं। लेकिन ये दिया किसने? माँ बाप ने तो दिया है। तो अगर हमको डिटॉक्सिफाई करना है, हमने एक एक्चुअल में प्रोग्राम शुरू किया है, वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे। अच्छा। रेखा चौधरी मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ये शुरू किया और मैं उनकी एम्बेसडर हूँ। तो हम ये देखते हैं कि सब यूनिवर्सिटीज़ में टॉक्स हो इसके बारे में। ऑफ कोर्स मेरे जो टॉक्स होते हैं वो साउंड, स्पिरिचुअल साइंसेस, मोटिवेशन, ये सब के होते हैं। इसके साथ में ये भी जोड़ा गया है ताकि हम लोगों को मेंटल इल होने से बचाएं। अब क्या हो रहा है, ये इतना डिजिटल का मीडिया यूज़ करने से, या लैपटॉप में और सब में काम करना ही पड़ता है कॉर्पोरेट्स में, लेकिन उसके अलावा अपने पर्सनल टाइम में हम उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और इसकी वजह से रिलेशनशिप्स भी खराब हो रहे हैं। अभी काफ़ी सारे डिवोर्सेस जब मैं देखती हूँ, वो लोग आते हैं रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए, तो जब मैं देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है लोगों की, बिकॉज वो अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं सोशल मीडिया को, और उनको लग रहा है कि कहीं फोमो हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं कहीं रह गया, मैं कहीं रह गई। तो ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर कर रहा है। सही बात है। वैसे भी देखा जाए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतने सारे फ्रेंड्स, वो कहते हैं डिजिटल फ्रेंड तो बहुत हैं, काम का एक भी काम नहीं का एक भी नहीं। जब आपको मुसीबत पड़ेगी, आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे हूँ, कोई नहीं आएगा, और कहने के लिए 5000 फ्रेंड्स, 10,000 फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें एक वहम भरी जिंदगी, क्या तिलस्मी जिंदगी बन जाती है। एक समाधान की ओर चलते हैं डॉक्टर सुजाता जी। अभी एक्चुअल में ये समस्याएं तो बहुत हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। समाधान मुझे लगता है, मैं अपने अनुभव से कहूँ, स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप माउंट आबू के इस ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में आई हैं, पहले आई थी, पहली बार आए? हाँ जी, नहीं पहले आई हैं, सेकंड टाइम। क्या अनुभव है आपका दुनिया के हालात को देखते हुए, चाहे वो सोशल लाइफ हो, जो भी संसार में जो हैं बहुत सारे तरीके हैं जीने का, बराबर। यहाँ जो आपने महसूस किया उसके कंसाक्ष में? तो मैं हूँ मुंबई से, जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, और मेरा ट्रैवल भी अब्रॉड है, पूरे नेशनल में काफ़ी कुछ होता है, और मैं चूज़ करती हूँ जनरली, मेरे जो पर्सनल रिट्रीट्स है वो भी कई पहाड़ों में हो, तो वैसी जगह मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है, वो एक चीज़ है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम माउंट आबू आई थी, फर्स्ट टाइम मैं नहीं बोलूँगी, जब ब्रह्म कुमारी के थ्रू जब इनविटेशन मिला था, स्पार्क की तरफ से मिला था एज अ स्पीकर, क्योंकि हमको स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च चाहिए था, SIR जो प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें जब स्पीकर थी तब मेरा आया। तो तब मुझे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी थी कि पीस, सिर्फ बोलने के लिए पीस की अबोर्ड ऑफ पीस बोल सकती हूँ मैं ब्रह्म कुमारी इसको अबोर्ड ऑफ पीस बोल सकती हूँ। सो इट इज़ सो पीसफुल, और जहाँ पे पीस होता है सब कुछ पॉसिबल होता है। सो पी इज़ पॉसिबल। और अगर एक इंसान को प्रॉस्परस बनना है, आपको बहुत धनी बनना है, तो आपको ये पीस चाहिए। तो अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर आप ब्रह्मा कुमारी जैसी जगह पे, मैं ज्ञान सरोवर में थी, और अब की बार भी आई हूँ मीडिया में, ये कॉन्फ्रेंस जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडिया, तो ये इसमें भी स्पीकर आई। तब मैंने ये नोटिस किया कि जिस तरह से सबको, इतने सारे लोग होते हैं कॉन्फ्रेंस में, 5,000 लोग भी होते हैं कभी कभी, इतने बड़े क्राउड में भी पीस मेंटेन्ड है। और हमारे वॉलंटियर्स के साथ में जब मैंने बात की उनके साथ में, वो राइट फ्रॉम द डाइनिंग हॉल, सिक्योरिटी से शुरू करूँ मैं, द वेलकम गिवन बाय द सिक्योरिटी। तो मुझे लगता है कि एक एटीट्यूड क्रिएट किया गया है यहाँ पे, और जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं सबके सब एक ही एटीट्यूड पे है, एंड दैट इज टू स्प्रेड पीस एंड लव टू द वर्ल्ड। एंड ये नहीं है ऐसा कि आपको सिखाया गया है, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप अपने देखा नहीं, ये हर कोई जो कर रहा है वो रेडिएट कर रहा है, और इसीलिए ये पूरी पावन भूमि बन, ये माउंट आबू, खैर हम लोग तो है ही इधर के, हमारे पूर्वज ही इधर के हैं, तो हम बोल सकते हैं, और ये देवभूमि है। लेकिन देवभूमि में जब इतने सारे लोग इस
भाव से कि हम क्या दुनिया को दे सकते हैं, उस भाव से मेडिटेट भी करते हैं, खुद के लिए नहीं लेकिन क्या दे सकते हैं, तो फिर आप सोच सकते हो। मैं कहती हूँ कि हर किसी को, अगर आपको मैं जो बोल रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, उसको समझना है तो आपको एक बार तो आना है, तब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जी का एक कुंड है यहाँ पर, समझ लो। बिल्कुल। और ये होगा भी क्यों न, क्योंकि कहते हैं भगवान का अवतरण स्थान है ये। हाँ। जाते जाते डॉक्टर सुजाता जी, आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, अपने जीवन के अनुभव से कुछ टिप्स, वो हमेशा खुश रहें अपने जीवन में, उसके लिए कुछ संदेश के तौर पे क्या कहना चाहिए? सबसे पहले जो मैंने यूज़ किया मेरी लाइफ में, मैं ये कह सकती हूँ, द लॉ ऑफ इम्परमानेंस अगर इंसान समझ जाए ना तो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि कोई अच्छा दिन हमेशा के लिए नहीं है, कोई बुरा दिन भी तो हमेशा के लिए नहीं है, तो हम क्यों उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो जब अच्छे दिन है तो भी खुश रहो, बुरे दिन है तो भी खुश रहो, क्योंकि जो बुरे दिन है वो भी कुछ तो सिखा के जाते हैं, बराबर, और कुछ तो अपने अंदर बदलाव लाते हैं जो अपने अच्छे के लिए है। सो ऑलवेज बी हैप्पी। और दूसरी चीज, किसी को भी जज मत कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान की कुछ तो कहानी होती है, इसीलिए वो ऐसे बनते हैं। तो वो वाली चीज रखिए कि वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी कुछ लाइफ में ऐसी घटना हुई होगी, इसीलिए वो इस तरह से उसका वर्ताव ऐसा है या उसकी भाषा ऐसी है, तो उसकी वजह वो वाइब्रेशन अपने को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज, जिंदगी में हमेशा ये सोचो मैं क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, क्योंकि लेने वाले से देने वाला हमेशा ज्यादा खुश होता है। बड़े छोटे की बात नहीं कह सकते। हाँ, देने से बढ़ता भी है, और कहते हैं देने से बढ़ता भी है, क्योंकि हम अगर देखते हैं लोगों को, तो एक ही चीज हमें जाननी है कि लाइफ तो एक है, हर किसी के अंग प्रत्यंग एक है, 2 आंखें हैं, कान नाक, तो कुछ क्या अलग है। सोच बस अपनी सोच को अच्छी रखिए तो सब कुछ भला हो जाता है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर सुजाता जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, शेयर किया, इसके लिए आपको थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सबने सुना डॉक्टर सुजाता जी से बहुत सुंदर सुंदर बातें, और ये बात सच है कि अगर हमने अपने अंतर्मन की आवाज़ को जब सुनना सीख जाते हैं तो जीवन में कभी धोखा भी नहीं खाते हैं। अगर कहीं धोखा मिल भी गया है तो उससे संभलने की शक्ति आ जाती है, अगर स्पिरिचुअल पावर है हमारे साथ में, विचारों में, व्यवहार में, तो जीवन में अपने आप आने लगती है। और जिस तरह से डॉक्टर सुजाता जी ने छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छी तरीके से बताई है, आप सबको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। आइए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।